हमारी कहाँ न कहाँ गलती है कि हम लोगों को समझाने में कहाँ न कहाँ कम पड़ रहे हैं। हमारा संगठन और मजबूत करना जरूरी है। प्रियंका गांधी को बना दीजिए प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देकर आएगी। क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है? क्योंकि कांग्रेस का कोई नेता पार्टी और संगठन पर सवाल उठा रहा तो कोई राहुल की बजाय प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम मटेरियल बता रहा है। और राहुल गांधी हैं कि विदेशों में जाकर मोदी सरकार पर सवाल उठाते उठाते देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने जर्मनी में क्या क्या कहा वो दिखाएं, उससे पहले कांग्रेस के भीतर से उठती इन आवाजों को सुनिए। हमारी कहाँ न कहाँ गलती है कि हम लोगों को समझाने में कहाँ न कहाँ कम पड़ रहे हैं। हमारा संगठन और मजबूत करना जरूरी है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने संगठन की कमजोरी का सवाल उठाया, तो वहीं बांग्लादेश से जुड़े सवाल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ये कह दिया कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। देखिए इंदिरा की तरह कैसे जवाब देकर आएगी। प्रियंका गांधी को बना दीजिए प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देकर आएगी। आप में दम है नहीं, बोलते हैं सिर्फ। आप कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी बन जाती हैं तो उस तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं को वापस बुला लिया जाएगा। हम बुलाएंगे क्यों? उनको उनके घर में बसाएंगे। इतना दम है हमारे अंदर, इतना दम है हमारे अंदर। क्या इमरान मसूद का ये बयान कांग्रेस के अंदर लीडरशिप को लेकर असमंजस उजागर करता है? राहुल को साइलेंटली साइडलाइन करना और प्रियंका गांधी को पावर सेंटर दिखाना, ये कांग्रेस की नई लाइन है या फिर राहुल की लीडरशिप पर सवाल या निशान? सवाल ये भी है कि क्या इमरान मसूद का सिर्फ जुबानी जोश है या कांग्रेस की ऑफिशियल सोच? वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। इन सवालों के जवाब तो बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल सवालों के सेंटर में है राहुल गांधी, जिन्होंने हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर जर्मनी में पूछे गए सवाल पर वोट चोरी और जनादेश चोरी करने के अपने आरोपों को दोहराया। साथ ही साथ बीजेपी पर संविधान खत्म करने की साजिश से लेकर ईडी सीबीआई को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा दिया। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने उनकी विचारधारा भारतीयों को आपस में लड़ाने वाली है, ये कहा। There is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. There is a number of people in India who support Mr. Modi, and we cannot get away from that fact. But a lot of us do not agree with his ideology. We do not agree with the vision of India that he has. We think that the vision will fail. We think that the vision has tremendous problems, will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. So we will fight it, right? And it's a clash between two visions of India. राहुल के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने भी तीखा पलटवार किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र से नफरत करती है, इसलिए राहुल विदेशों में जाकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि विचारधाराओं की लड़ाई का आरोप राहुल का हार का कबूलनामा है, तो वहीं शहजाद पूनावाला ने राहुल को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा करार दिया। जबकि उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा, सूरज निकले उल्लू को ना दिखाई दे तो इसका इलाज क्या है? कि राहुल गांधी किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। विदेश में जाकर के वो भारत की निंदा करते हैं, सरकार की मोदी की निंदा करते करते वो भारत की निंदा करने लगते हैं। ये वो भारत है जहाँ सुई भी विदेश से आया करती थी, और आज भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कहाँ ब्रह्मोस हम लोग चंद्रलोक तक पहुंच गए हैं, ये सब नहीं दिखाई देता राहुल को। तो स्थिति हुई कि सूर्य निकले उल्लू को न दिखाई दे तो इसका इलाज क्या? दो विचारधारों की लड़ाई की बात दरअसल हार की सबोकृति है। एक तरफ विकास, राष्ट्र हित
और स्थिरता की राजनीति है, और दूसरी तरफ भ्रम, डर और विभाजन का एजेंडा। देश ने अब तय किया कि उसे प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ना है, और अब भारत रुकने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी अपने आकाओं के इशारे पर, विदेशी आकाओं के इशारे पर जितने मर्जी टूल किट का हिस्सा बन जाएं, भारत अब रुकेगा नहीं। राहुल गांधी ने एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बदलकर लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ पलायन बना दिया है, क्योंकि राहुल गांधी का रोज़ का कार्यक्रम बन चुका है कि सोरोस के एजेंट से मिलो, उनकी झूठी बातों को उठाकर विदेश में जाकर भारत के खिलाफ भारत बदनामी ब्रिगेड की तरह उसको फैलाओ और सो जाओ। और सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी राहुल और कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस के भीतर से भी कुछ इसी तरह की आवाजें बुलंद हो रही हैं। और इस घमासान की जड़ में महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजे, जिसमें विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 44 सीटें मिली और कांग्रेस को 28 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन जब राहुल चुनाव आयोग से लेकर दूसरी संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल पूछने वाले कह रहे हैं कि धूल चेहरे पर है, राहुल आईना साफ कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस अब खुलकर मानने लगी है कि राहुल गांधी पार्टी को लीड नहीं कर पा रहे? क्या प्रियंका गांधी को राहुल के विकल्प के तौर पर प्रोजेक्ट करने की शुरुआत हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पार्टी के भीतर भरोसा नहीं तो देश कैसे भरोसा करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि राहुल नहीं, प्रियंका ही कांग्रेस को संभाल सकती हैं। प्रियंका गांधी जब औपचारिक तौर पर कांग्रेस में नहीं आई थी, तब भी लोग बात करते थे कि प्रियंका गांधी अगर होंगी तो राहुल से बेहतर होंगी। और जब बार बार राहुल गांधी का रोना पार्टी के भीतर भी लोग देख रहे हैं कि भाई आपका नेतृत्व नहीं आपसे चल रहा है, आपके नेतृत्व में पार्टी नहीं चल रही है ठीक से, आपका संगठन ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप चुनाव पर चुनाव हार रहे हैं, सिर्फ रोते रहते हैं स्कूल के कॉलेज के उस बच्चे की तरह कि मुझे उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मेरे मार्क्स इसलिए कम आ गए क्योंकि क्लास में मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, और पढ़ इसलिए नहीं पाया क्योंकि जो आसपास में बैठने वाले बच्चे थे वो मुझे परेशान करते थे। तो राहुल गांधी स्कूल कॉलेज के बच्चे तो है नहीं, इसीलिए अब पार्टी को भी लगने लगा है कि भाई दामन छुड़ाओ, बचो राहुल गांधी से। और क्या इसीलिए पार्टी के भीतर से इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता, सांसद सब कहने लगे हैं कि प्रियंका को लाओ, प्रियंका को लाओ। और कांग्रेस के जो नेता जो कल तक खुलकर नहीं बोल रहे थे, अब वो क्या ये मानकर बैठे हैं कि राहुल जाएंगे तो ही कांग्रेस का कुछ हो सकता है। शिवम त्यागी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ हैं। आनंद दुबे जी, इंडी गठबंधन के घटक दल यानी कि आपके जैसे जो दल हैं, उन्होंने कभी राहुल का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। हम जैसे पत्रकार कभी जब कहते थे, सवाल उठाते थे, तो हम ही लोगों से कांग्रेस के नेता लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे। आज कांग्रेस के भीतर से ही आवाज उठने लगी है कि राहुल नहीं प्रियंका। आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस के लिए ठीक है, देश के लिए ठीक है? विद्यानाथ झा साहब की जय हो, सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, इस देश में आप तभी राजनीति में सफल हो सकते हैं जब आप देश की बात करना शुरू करेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए 370 का विरोध मत करो, राम मंदिर का विरोध मत करो, सनातन को डेंगू मत कहो, हिंदुओं का अपमान मत करो, वीर सावरकर जी को गाली मत दो, हमारे महापुरुषों का अपमान मत करो। तो अगर आप बार बार, नरेंद्र मोदी जी ने अगर कहा कि सूरज पूरब से उगते हैं, तो अगर राहुल गांधी ये कह दें कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा इसके लिए अब सूरज पश्चिम से उगेंगे, ये जो राजनीति की नई धारणा आई है, ये गलत है। ये ऐसे आप कभी सफल नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, एक विचारधारा है, वो जीत भी सकती है और हार भी सकती है। सामने कौन है? अगर सामने राहुल गांधी है तो भारतीय जनता पार्टी बंद कमरे में सो जाती है, मतगणना के दिन जाकर सर्टिफिकेट लेकर घर चली जाती है। लेकिन अगर वही बीजेपी के सामने कोई दबंग आदमी है, कोई ताकतवर है, जो बढ़िया बात करता है, जो अच्छे से बात करता है, तो उसका नाम समझ लीजिए हेमंत सोरेन है, यही भारतीय जनता पार्टी हार जाती है।
तो हार और जीत व्यक्ति पर भी है। राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन एक दो शब्द ऐसे बोल देते हैं। सही है कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम तो कोई कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं, हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि अगर कोई भी दल हो। अच्छा आनंद दुबे जी, क्योंकि उस देश का ही दल है, बीजेपी से भी हमारी कोई झगड़ा नहीं, कोई तकरार नहीं है, बीजेपी की कुनीतियों का विरोध है वो हम करते रहेंगे, लेकिन अगर बीजेपी कल कहेगी भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, तो हम इसलिए उसका विरोध कर दें क्योंकि वो बीजेपी कह रही है। ये कौन सी राजनीति है? उनसे ज्यादा ताकत से कहेंगे वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सनातन। तो ये जो ताकत से लड़ाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसका फायदा शिवम त्यागी की पार्टी को मिल रहा है कि एक तरफ कमजोर पहलवान है, शिवम त्यागी जी की पार्टी तो कहती है कि जब तक राहुल है तब तक सब कुछ अच्छा है। राहुल, बीजेपी कभी चाहती नहीं है कि राहुल कांग्रेस से जाएं या कांग्रेस को छोड़ दें। ये अच्छे नहीं है झा साहब, ये अच्छे नहीं है। सामने वाला बेचारा है। जिस दिन राहुल गांधी को आप बेचारा कह रहे हैं, आमना सामना होगा तो समझ में आएगा ना कि रण में लड़ाई बराबरी की तो हो। राहुल गांधी को आप बेचारा कह रहे हैं। वही है कि एक तरफा है। अब ठीक है, वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कहूं मैं। उन्हीं के जीजा कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा कि लोग प्रियंका को चाह रहे हैं, उन्हीं की इमरान मसूद कह रहे हैं मैं तो बाहर ही हूं, उन्हीं की पार्टी में लोग कह रहे हैं तो मैं क्या कहूं। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, चिंतन करना चाहिए कि बार बार एक ही व्यक्ति। आप लोगों का मन अब भर गया राहुल गांधी से, आप लोगों ने देख लिया कि राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए प्रियंका गांधी का नाम बार बार अलग अलग जगहों से, अलग अलग जुबान से निकल कर आ रहा है। सर ये हर पार्टियों में होता है। अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग शिवराज के समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बन जाने चाहिए थे, नहीं बन पाए, किसी एक अब्बा डब्बा को उठाकर लेकर बना दिया। तो देखिए आपकी भाषा, कार्यवाहक अध्यक्ष, आपकी ये भाषा है क्या? जी ये भाषा है जी, ये भाषा है आपकी, ऐसे बात करते हैं आप? नहीं अच्छा, इसके पहले सुन लीजिए, अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला भी नहीं कि आप बोलेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, इसलिए मैंने ऐसा कहा। मैंने क्या कहा? मैंने क्या अब्बा डब्बा चप्पा क्या होता है? मैं ये कह रहा हूं। अच्छा चलिए ठीक है, बीजेपी को छोड़िए, मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी अब देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। आप लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने? आप लोग अब प्रियंका गांधी को बनाना चाहते हैं? पहले सुनिए ना, इसमें पहले आप बताइए कि कौन ऑब्जेक्शनल बात थी, कौन असंसदीय बात थी? यही भाषा है ना आपकी? ऐसा शब्द था जो बोलिए बोलिए। देश देख ही रहा है सर, और उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, इसके बावजूद आप लोग नहीं सुधर रहे हैं। अरे करिए भाई, भाजपा की। अब बोलिए सर, बोलिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोलिए संदीप जी, कोई बात नहीं है, बोलिए। क्या मतलब है तो बोलने दीजिए ना, बोलिए। बोलने ही नहीं देंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि आप ये है क्या, फलाना है, धमाका है, गैर तथ्यात्मक असंसदीय शब्दों आप रोकिए। लेकिन आपका एजेंडा होता है, मैं बैठता हूं लगातार, आप लोगों का एजेंडा होता है कि पहले ही सामने वाले को डिरल कर दीजिए ताकि वो अपनी बात ही न रख पाए। गजब का तरीका है भाई। हम भी पत्रकारिता के छात्र हैं बाबू, गुमराह करना बंद करिए दूसरे को। ये एक चीज मैं दिखा देता हूं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी किसी को भी उठा के बना देती है। बीजेपी में ही लोगों को पता है कि कोई भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये पटना में नितिन नवीन पहुंचे हैं, उनका स्वागत हो रहा है, और इसीलिए आप लोगों के संगठन और बीजेपी के संगठन में आज इतना फर्क हो गया है कि यहां काम करने वाला हर छोटा सा छोटा कार्यकर्ता जानता है कि एक दिन मेरा नंबर आ सकता है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं, मैं पीएम उम्मीदवार हो सकता हूं, और मैं पीएम बन सकता हूं। आपके यहां गांधी परिवार का मोह जा नहीं रहा है। अभी भी राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी का ही नाम सामने आ रहा है, अंदर से जो मांग हो रही है वो भी प्रियंका गांधी का ही नाम ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे इमरान मसूद हो, चाहे संदीप त्रिपाठी हो, सबको पता है कि अपना नंबर नहीं आने वाला है। बोलिए, बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए। और कुछ बकैती मारना है और कुछ दलाली में? मैंने कहा ना कि आपकी भाषा यही है। कर लीजिए तो फिर बोल, कोई बात नहीं, आप बोलिए। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी किसको उठा ला? देखिए आप क्या है ना कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पहले हम जैसे पत्रकार जब पहले राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल पूछते थे तो आप लोग बौखला जाते थे, खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते थे। आनंद दुबे जैसे आपके सहयोगी पार्टी के नेता जब बोलने लगे कि भाई राहुल गांधी से हो नहीं पाएगा, तो आप लोगों ने इनको अपना दुश्मन समझ लिया। सर दिक्कत यह है कि आप लोगों के चेहरे पर धूल है और आप लोग शीशा साफ करते जा रहे हैं। मुझे लगता है ठीक ही कहा है बीजेपी के नेता ने। सबको तुम्ही को बोलना है तो फिर बुलाया क्यों है? क्योंकि संदीप जी, मैं बदतमीजी आप करेंगे तो नहीं बोलने दूंगा, आप तमीज से बोलिए।
क्या बदतमीजी? तुम का बदतमीजी क्या? इससे बड़ी बदतमीजी ये तुम तड़क वाली भाषा, ये सड़क छाप आदमी हो क्या? संदीप जी आप सड़क छाप आदमी है क्या? मत बुलाया करो। सड़क छाप आदमी है आप? संदीप जी आप सड़क छाप आदमी हैं, तो ये सड़क छाप वाली भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सड़क छाप आदमी है तो सड़क छाप वाली भाषा बोलिए। और अगर आपको लगता है कि आप पढ़े लिखे कांग्रेस के अच्छे नेता हैं तो अच्छी भाषा इस्तेमाल कीजिए, बोलिए। मूर्ख हो, कुछ नहीं बोलेंगे। बोलते हो आपकी मूर्खता तो दिख रही है, आपकी मूर्खता दिख रही है। दिख रहा है, बेवकूफ गधे हो। संदीप त्रिपाठी तमीज में बात करो, तुम्हारी बदजुबानी सुनने के लिए नहीं बुलाया है तुमको। और पता है संदीप त्रिपाठी, आप लोगों की वजह से ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है। आप जैसे नेताओं की वजह से कांग्रेस का हाल यह हो गया है, जो टीवी पर बैठ बैठकर अपनी मूर्खता दिखाते रहते हैं, जो टीवी पर बैठकर बताते हैं कि कांग्रेस कैसी हो गई है, जो टीवी पर बैठकर यह बताते हैं कि देखो हम लोग सड़क छाप और गली छाप वाली भाषा बोलते हैं। संदीप त्रिपाठी को ठीक करने के लिए बैठा लो। तमीज से बात करनी है, बैठो, नहीं तो जाओ यहां से। तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के नेताओं को अगर मंच मिल रहा है तो कम से कम ये मान के चलो, ये मान के चलिए संदीप त्रिपाठी कि आपको मौका मिल रहा है अपनी पार्टी की बात कहने का, नहीं तो पूछता नहीं है कोई तुमको। संदीप त्रिपाठी बदतमीजी मत करो, ऑडियो डाउन कर दो संदीप त्रिपाठी का। यह हाल है, यह हाल है। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए सवाल का जवाब आप दीजिए, अपने तर्कों से दीजिए। शिवम त्यागी, भाई राहुल गांधी को पार्टी के अंदर से लोग कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को हटाइए, है ना। और ये है पार्टी के, ये देखिए ये लोग मुखपत्र हैं संदीप त्रिपाठी जैसे, जो शुरू ही होते हैं सड़क छाप से, जो जुबान खोलते हैं तो बता देते हैं कि देखो आज कांग्रेस की हालत क्या हो गई है। लेकिन शिवम त्यागी, क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि राहुल गांधी बने हुए हैं? आप लोगों को तो बुरा लगेगा अगर राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो। देखिए विद्यानाथ झा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब किसी भी पार्टी के नेता पर सवाल पूछने पर जवाब में सिर्फ गाली आने लगे तो समझ लीजिए राजनीतिक और नैतिक दोनों पतन पूरे तरीके से हो चुके हैं। 5 मिनट आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करने का प्रयास किया, लेकिन घोर विफलता आपको हाथ लगी। वजह साफ है कि आप उनका अभी भी, अगर उनकी जो म्यूट में भी विंडो बोल रही है, अगर आप उनको म्यूट से भी अनम्यूट कर देंगे तो आपको गालियां ही सुनाई देंगी। इस स्तर की मानसिक दिवालियापन वाली स्थिति में यह पार्टी पहुंच गई है। अभय दुबे जी जो जैसे व्यक्ति है वो ऐसे ही इनको दिन रात नहीं गरिया रहे हैं इन्हीं की तरफ होते हुए। ये हालात इनके नेताओं ने बना दिए। अब राहुल गांधी जी के ऊपर आते हैं, भैया बिल्कुल ठीक बात है, हमारे गृह मंत्री जी भी कह चुके हैं, मैं भी खुद कहता हूं, वो हमारे स्टार प्रचारक है, उनका रहना अनिवार्य है। इस देश के सामने जिस तरीके से राहुल गांधी एक्सपोज हुए वैसा तो कोई नेता नहीं हुआ। हमेशा से एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ इस देश में रही है, पक्ष हो या विपक्ष, नेता हमेशा देश को लेकर, देश की संस्थाओं और तमाम विषयों को लेकर देश में हमेशा बोलते रहे हैं। मैं मानता हूं कि उनको हमारी चीजों से बहुत सारी दिक्कतें होंगी क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को आपके सवालों से दिक्कत है तो वो गालियों पे उतर आए, बेहतर होता जवाब देते, बेहतर होता तर्कों से जवाब देते। राहुल गांधी को भी हमारी जीत से दिक्कत है, उनको परेशानियां होना स्वाभाविक है, बेहतर हो हमें जवाब दें, देश में दें। अब विदेश में जाकर अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो माफ कीजिए, कहीं ना कहीं सवाल आपसे उठाया जाएगा। और जहां ये देखिए, मैंने क्या कहा था आपको, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना आपको कि ये विंडो, बंद विंडो में भी आदमी गाली दे रहा था, विंडो खोलोगे तो गाली देता ही मिलेगा। ये देखिए आपने विंडो में आवाज खोली, आवाज में वही है। रोकिए इनको प्लीज, कोई लाभ नहीं। मैं इस स्तर पे, जब मैं मुझे प्लीज कंप्लीट कीजिए शिवम त्यागी, आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे आना चाहता हूं। दूसरी बात एक और भी है, हाँ दूसरा एक और भी चीज, जहां तक बात प्रियंका गांधी की है, मैं मानता हूं प्रियंका जी आ जाए, सोनिया जी आ जाए, राहुल जी आ जाए, जिसको आना है वो आए। लेकिन मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, आज एक डाइट सुन रहा था, रॉबर्ट वाड्रा जी कह रहे हैं वैसे तो मुझे भी चाहते हैं लोग, हमारे भी समर्थक चाहते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूं, लेकिन ये उसका सही समय नहीं है। अरे प्रधानी का चुनाव लड़े नहीं हो, प्रधानमंत्री की तैयारी, गजब खेला चल रहा है परिवार के अंदर ही। पूरा बाहर निकल के देश के लोगों को, कार्यकर्ताओं को मौका दो, वरना ये संदीप त्रिपाठी जैसे आदमी कुंठित होते होते बूढ़े हो जाएंगे। इनको अलावा गाली के कुछ नहीं आ रहा। रीजन साफ है, इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप को सर पे बिठाया हुआ है, हटना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पूरा खानदान हटे और भी बेहतर है, शायद कुछ नए चेहरे निकल कर आए और देश में कहीं नई राजनीति का उदय हो। ओके, दो कौड़ी वाली भाषा अगर संदीप त्रिपाठी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं फिर से आपको मौका दूंगा। पहले तय कर लीजिए और सुन लीजिए, मैं आपको शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे कोऑर्डिनेटर का, मेरे जैसे एंकर का,
कि आप जिसकी 2 कौड़ी की पूछ नहीं है अपनी पार्टी में, वो आपको बोलने का मौका देता है, प्लेटफॉर्म देता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपकी औकात नहीं है कि आप अपनी बात पार्टी में जाकर रख भी पाएं, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हर व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उसको खुलकर बोलने का, अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, और इसीलिए आपको बिठाता हूं। नहीं तो सुनिए संदीप त्रिपाठी, फिर बोल रहा हूं, फिर मुंह चला रहे हैं आप, फिर मुंह चला रहे हैं ना। शुक्रगुजार होइए कि आपको मौका मिला है, आपको मौका मिला है, क्योंकि यह मौका आपको विद्यानाथ झा या मेरा गेस्ट कोऑर्डिनेटर ही दे सकता है। आपकी पार्टी के लोग आपको नहीं दे सकते हैं। आप ऐसी चिल्लाते रह जाएंगे, गालीबाज कह के निकल जाएंगे लोग आपको। आप कभी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, कभी आप कांग्रेस की तरफ से पीएम नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं। तो आप अपनी भाषा, अपनी मर्यादा में रहेंगे तो ऑडियो खुलवा दूंगा संदीप जी, और नहीं रहेंगे तो ऐसे ही आप म्यूट होकर बोलते रहिए, देश आपको देखता रहेगा। वापस आऊंगा आपके पास, फिर से कोशिश करूंगा कि आप बोल सके। देखिए, ये देख लीजिए, तो मैं तो कह रहा हूं थोड़ी देर मुझे लग रहा है सब चुप हो जाए, बस इनकी एक्टिंग देखते रहिए। संदीप त्रिपाठी, ये देखिए, संदीप त्रिपाठी ने तय कर लिया कि वो तमीज में बात नहीं करेंगे, तो वो छोड़कर चले गए। अच्छी बात है, अगर तमीज नहीं है आपको तो आपको टीवी पर बैठना भी नहीं चाहिए। धर्मेंद्र यादव जी, पार्टी के भीतर से लोग ये मान चुके हैं कांग्रेस में, और आप लोग गाहे बगाहे कहते रहे कि भाई राहुल से ना हो पाएगा, ये बात कांग्रेस को हजम नहीं होती। यही सवाल अगर कांग्रेस के नेता को पूछ दो तो तुम तड़ाक अल बल शल कुछ भी बोल के चले जाते। विद्या जी, ये सवाल तो कांग्रेस का है, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होते तो इसका जवाब देते। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, फिर भी सहयोगी दल है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको भी लग रहा है कि प्रियंका गांधी अब जरूरी है कांग्रेस के लिए? आपको जानकारी होगी कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी नहीं है। तो खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चल रही है। इतना बेसिक जानकारी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी होगी और आपको भी है। आप सच में ऐसा मान रहे हैं? आप सच में प्रोफेसर साहब ऐसा मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सच है भाई, ये सच है, इसको मानना ना। तो मुझे एक चीज बताइए, अभी हाल ही में जो पूरा साउथ का हम देख रहे थे कि डीके शिव कुमार को लेकर जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था, खड़गे जी वहां गए, वहीं पर सब कुछ तय हो जाना था। दिल्ली दरबार में आने की क्या जरूरत थी? ये पार्टी के जो वरिष्ठ नेता बैठते हैं, और पार्टी के जैसे प्रधानमंत्री के भी सलाहकार होते हैं ना, उन्हीं के समकक्ष जो होते हैं उनके सलाहकार होते हैं, तो उनको सलाह देते हैं और सलाह पर सर्वसम्मति बनती है। लेकिन जो ड्राइविंग सीट पे होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही माना जाता है प्रोफेसर साहब, आपकी ये बात सुनकर राहुल गांधी बहुत नाराज होंगे कि भाई मैं तो पीएम कैंडिडेट था कांग्रेस पार्टी का, आपने मुझे सलाहकार बनाकर छोड़ दिया है खड़गे साहब का। सुन लीजिए, पीएम कैंडिडेट जो लोकतांत्रिक पार्टियां, हालांकि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टियों में जो लोकसभा के सांसद होते हैं वो अपने सांसद दल का नेता चुनते हैं। वो जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता उसे नहीं चुनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता चुनते हैं। अब सवाल जो आप पूछना चाह रहे हैं, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत विश्वगुरु बनने के रास्ते में खड़ा हुआ है। तो इस दुनिया के हर देश इस बात को जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी किस तरह से चलती है, भारत की संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से चलती हैं। आज के समय में आप ये मत मानिए कि भारत का इलेक्शन कमीशन, मुझे लग रहा है ना प्रोफेसर साहब, मुझे एक चीज, मैं थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए सिर्फ रोक रहा हूं प्रोफेसर साहब, फिर बोलिएगा आप। मुझे ऐसा लग रहा है, एक सेकंड धर्मेंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि भाई राहुल, जैसे बीजेपी को लग रहा है ना, शिवम त्यागी कह रहे थे कि भाई हमारे स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं हमारे स्टार प्रचारक हैं। मुझे लग रहा है आपको भी लग रहा है कि राहुल गांधी आप लोगों के लिए भी स्टार प्रचारक हैं। जिन जिन राज्यों में आप लोग चुनाव लड़ते हैं वहां अगर राहुल गांधी हैं तो आप लोगों के लिए रास्ता आसान हो जाता है, ऐसा है क्या? विद्या जी, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, फिर आपकी बात पर आऊंगा। हाँ। रही बात संवैधानिक मूल्यों की और लोकतांत्रिक मूल्यों की, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को घोषित कर चुकी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में नॉमिनेशन बस एक आदमी का आता है। तो इसका मतलब या तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, ये गलत है, या तो तानाशाही है कि एक आदमी के अलावा कोई नॉमिनेशन फाइल किया तो उस आदमी को कहाँ होगा कहाँ जाएगा वो जाने।
तो ये है भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक मूल्य। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से काम नहीं हो पाएगा। मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पदाधिकारी चंडीगढ़ में बैलेट पेपर में फैब्रिकेशन करने शुरू कर दे और दुनिया के कैमरे के सामने पूरी दुनिया इस बात को देखे, तो भारत की जो इज्जत है, भारत की इज्जत कम हो जाती है, भारत के सम्मान को ठेस पहुंचती है। अमीन सर, मैं आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं, इसके बाद रुक जाइएगा। हाँ। अगर इसी लोकतंत्र में विद्या जी, अगर इसी लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एक पुलिस अधिकारी पिस्तौल तान दे किसी महिला के सीने पर कि तुम्हें वोट नहीं डालने देंगे, तो आपके कैमरे को पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये पूछता हूं तो हम दुनिया की नजरों से नहीं बच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तकनीकी तौर पर इतने विकलांग हैं, तो मैं क्या मान सकता हूं? अच्छा, सही बात। चलिए ठीक है, ओके। मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ हैं। मोहम्मद अमीन साहब, आपको सच में लग रहा है कि राहुल गांधी जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं कि हमारे यहाँ ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सारे संस्थान जो हैं वो हैक हो चुके हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, क्या राहुल गांधी ये सिर्फ रोना रो रहे हैं क्योंकि वो जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन दर इलेक्शन हार रहे हैं, तो उनका ये रोना देश में कोई सुनता नहीं है, तो विदेश में जाकर वो रो रहे हैं? या सच में सरकार जिसकी होती है, ये सारे संस्थान उसके हाथ में, उसकी जेब में होते हैं? मोहम्मद अमीन साहब। मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया, जरा सर मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी देश में कोई, उनको अब तो पार्टी में भी लोग सुनने को तैयार नहीं है, तो विदेश में जाकर रोते हैं। एक तरीके से आप ये मानकर चलें कि तो अपने ही देश को, अपने ही घर को, अपनी ही सरजमी को वो बदनाम करते हैं कि उनके हिंदुस्तान में कुछ रह ही नहीं गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी का रोना क्या सच में वाजिब है, या चुनाव दर चुनाव जो हार उनको मिल रही है, उनके संगठन से लेकर उनके नेतृत्व तक पर जो सवाल उनकी पार्टी के भीतर से ही उठाए जा रहे हैं, यही वजह है कि राहुल गांधी अब विदेश में रोते हैं? लेकिन क्या सच ये है कि सरकार जिसकी होती है, तमाम ये जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब सरकार के हाथ की कठपुतली होते हैं? झा साहब, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि 2 साल पहले भी इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर, एक बात कही थी आरपीजी प्लेटफॉर्म लंदन के अंदर, यह कहा था इन्होंने कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, जिसमें क्रिश्चियन भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। उसी प्लेटफॉर्म पर मैं लंदन में इनको जवाब दिया था इस बात का कि मैं मुसलमान हूं और हर तरह से हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज सेफ है, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाती। लेकिन जहां तक सवाल है, अगर कोई बदमाश है तो उसको बदमाशी का नतीजा दिया जाएगा, कोई चोर है तो उसको उसकी सजा दी जाएगी। अब रही बात, आपने कहा कि बाहर विदेशों में जाके ये बात करते हैं। देखिए, मैं समझता हूं, जहां तक मेरी समझ है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की एक बदनामी की जा रही है, जबकि इनको पता है और दुनिया को पता है इस बात का। दुनिया हमारे देश से इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस सीखने आती है। जब मैं वहां चीफ ऑफ प्रोटोकॉल था और डायरेक्टर था, तो आप ये समझिए कि हमारे पास विदेश से लोग आते थे, और आज भी हमारा IIDM जो कि द्वारका के अंदर मौजूद है, उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आते ही हैं और अधिकारी आते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक कंट्रीज के आते हैं, जो हमारे यहाँ देखने आते हैं कि कैसे हमारी चुनावी प्रक्रिया है, कैसे हम वोटर लिस्ट बनाते हैं, कैसे हम इलेक्शन कराते हैं, और कैसे क्या प्रक्रिया होती है। कई बार तो मैं उनको लेके गया इलेक्शन, जहां मान लीजिए ग्वालियर में हो रहे थे ग्वालियर ले गया, आगरा हो रहे थे तो आगरा में ले गया। इस तरह की जो छवि है हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि, उसको धूमिल करने का काम कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक प्रक्रिया है। मुझे इस बात को ये बताएं, इनका एक एजेंडा बन गया है इस बात का कि ये वोट चोरी का, मुझे ये नहीं साबित कर सकते। मैं तो उनके साथ सामने बात करने को तैयार हूं कि मुझे बताएं कि वोट किस तरह चोरी करता है इलेक्शन कमीशन। इसी का नतीजा है, इनको मुंह की खानी पड़ी थी। याद होगा महाराष्ट्र में कहे थे पैसे कि वहां पर लाखों वोट इन्होंने जो है तो वहां पर बीजेपी के लगा दिए और काट दिए हमारे अपोजिशन के, इसलिए हम हार गए। बिहार में क्या हुआ, 65 लाख वोट काटे गए, 22 लाख जोड़े गए। क्या 65 आदमी भी निकल पे आए? मैं कहता हूं 5 आदमी भी निकल के नहीं आए। शाह साहब, ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है भारत के अगेंस्ट और भारत की छवि के खिलाफ और भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ। ये उचित नहीं है। ये भी इस देश का पार्ट है। कहते हैं अगर अपोजिशन लीडर, तो इनको सोचना होगा कि देश के संविधान के तहत इनको भी देश का सम्मान रखना होगा। ठीक, आनंद जी। आपके कार्यक्रम का शीर्षक है ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र जिस पर चलता है वो नष्ट हो जाता है। अभी भी वक्त बीता नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस अयोध्या जाए,
राम भगवान के चरणों में नतमस्तक हो, पूजा पाठ करे, 2 दिन वहां एक प्रकार से चिंतन करे, अभी भी लहर बदल जाएगी। लेकिन हम राम के पास नहीं जाएंगे तो जो राम के नहीं हो तो किसी काम के नहीं हो, ऐसी दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। हम अखिलेश भैया को निवेदन करेंगे, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस तो नहीं जा रही, आप लोग जाओ और खूब वहां पे पूजा पाठ करो। देखो उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा में 37 सीटें हो, अभी 403 में से 250 जीत जाओगे 2027 में। राम में शक्ति है, राम नाम आधार, जिन्हें वो जल में राम बनाते हैं और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। भाजपा जो आज पहुंची है उसमें राम भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ये समझो, सीखो, नहीं तो समूल नाश होने से कोई रोक नहीं सकता। राम भगवान का आशीर्वाद लोगे तो कहां से कहां पहुंचोगे, और श्राप लोगे तो मिट्टी में मिल के समाप्त हो जाओगे। बस यही सिंपल सी गणित है। ठीक है, लेकिन क्या आनंद जी आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को पहले कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी के इर्द गिर्द के जो लोग हैं या वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों को लग रहा था कि भाई गांधी परिवार ही इस पार्टी को चलाएगी, तो राहुल गांधी की सेवा करते रहो, नतमस्तक रहो तो आगे बढ़ोगे, इसीलिए कोई नहीं बोल पा रहा था। अब लोगों को लग रहा है कि भाई नतमस्तक होने के बावजूद चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं और पार्टी खत्म हो जाएगी, इसलिए हटाओ इनको। यही राहुल गांधी जी ने जब डॉक्टर साहब जो बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री रहे इस देश के, उनका ऑर्डिनेंस फाड़ दिया तो सभी ने एक सुर में उनका विरोध करना चाहा। लेकिन अब वही घुमा फिरा के कांग्रेस का एक सिस्टम है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, जैसे कहते हैं वैसे ही है कि भाई अब कांग्रेस में रहना है तो राहुल राहुल कहना है, तो क्या करेंगे यार। ठीक, क्या करेंगे। ठीक, धर्मेंद्र यादव जी आप उंगली उठा रहे थे, बोलिए। आनंद दुबे जी जो बात कह रहे हैं, मुझे चौपाई के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हुए जो राम रचि राखा, इटावा में देव के देव महादेव श्री केदारेश्वर महादेव जी का मंदिर बन रहा है। उस मंदिर के संकल्प को पूरा होने के बाद हम लोग जाएंगे, और मैं फिर आनंद दुबे जी के माध्यम से और आपके इस चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि देवों के देव महादेव जी के दर्शन करें, इससे मानव जाति के कल्याण की कामना करें ताकि इस देश का कल्याण हो। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात जो कह रहे थे अभी अमीन साहब कि उदाहरण बताइए, मैं उनको उदाहरण बताता हूं। अभी जीतन राम मांझी जी का एक बयान आया है। एक बात जो आनंद दुबे जी कह रहे थे, प्रोफेसर साहब मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। आनंद दुबे जी कह रहे थे कि भाई आप हिंदुओं का विरोध करना छोड़ दीजिए, राम के शरण में चले जाइए। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का विवादित बयान आया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत की तुलना भारत से उन्होंने की है। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई का बांग्लादेश में रिएक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह की जो बयानबाजी है ये कांग्रेस को भारी पड़ रही है। एक बार सुनवा देता हूं क्या कह रहे हो। देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये मौका हालात है। देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस में ही भस्मासुर हैं जो अपनी पार्टी को लेकर रसातल में जा रहे हैं। अभी देखिए राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश को कैसे बदनाम किया, यह बात चली रही थी, हम डिबेट कर ही रहे थे। यह बात चली रही थी कि कांग्रेस के भीतर से ही राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठने लग गई है। ये दिग्विजय सिंह आ गए, इन्होंने अब घी डाल दिया है अपनी पार्टी की आग में कि जला दो पूरी पार्टी को। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आनंद दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक समय था कि गीत होता था है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां का गाता हूं और भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। अब कांग्रेसी जो है वो गा रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे उदित राज हो, चाहे राशिद अलवी हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे जयराम रमेश हो, कि हम भारत में तो रहेंगे, भारत में राजनीति तो करेंगे, लेकिन भारत को गाली देंगे, भारत के खिलाफ बोलेंगे। तब ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाई, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक को बाहर जाना। एक बार फिर से मैं दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा है सुन लीजिए, उसके बाद बीजेपी का भी रिएक्शन लूंगा शिवम त्यागी जी से। सुनिए जरा।
देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। मोहम्मद अमीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले शिवम त्यागी जी, आपका रिएक्शन। मुझे आवाज में प्रॉब्लम थी, अगर आप इसको एक बार थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्ट कर दें। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में रिएक्शन दिखाई दे रहा है, जो हमारे देश के अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जो हो रहा है उसका रिएक्शन बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार पर उन्होंने ये बयान दिया है। वाह वाह। हिंदुओं के अत्याचार पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री राहुल गांधी के सबसे करीबी दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बांग्लादेश में जो रिपू जैसे लोगों को बांध कर नग्न कर कर मारा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में भी माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहा है। इससे ज्यादा बेशर्मी का बयान क्या हो सकता है? आप सोचिए, ऐसी स्थिति में जहां पूरा देश उबल रहा है, सरकार अपने स्ट्रैटेजिक चैनल से उन पे बात कर रही है, लगातार चीजों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, और यही कारण था कि हम इस बात में लगातार सीए लेकर आने की बात करते थे। सीए लेकर आए, सारे लोग विरोध में खड़े थे। आज भी इनको यह लगता, मतलब इन्होंने इसमें भी तुष्टीकरण देख लिया। जो गिने चुने हिंदू कुछ आसपास के हमारे देशों में, पड़ोसी देशों में रह गए हैं, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, पेड़ से बांधा जा रहा है, और दिग्विजय सिंह को यह इसलिए लगता है क्योंकि हिंदुस्तान में मुस्लिमों को परेशानी है। कहां परेशानी है भाई? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है, लेकिन देखिए इधर दिल्ली में और देश भर में इस बात को लेकर लोग गुस्से में हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको रोका जाए। लेकिन कांग्रेस के नेता आकर कह देते हैं कि इधर तुष्टीकरण हो रहा है, इधर अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, उसका रिएक्शन बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है।